Example number 15.10. The activity of a radioactive sample decreases from 350 per second to 175 per second in 1 hour. Activity of a radioactive sample decreases from 350 per second to 175 per second in 1 hour. Determine the half life of the species. सबसे पहले तो activity मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए. So if you remember, what is radioactive decay law? What is radioactive decay law? The rate at which the number of radioactive elements are undergoing decay is known as activity. इसी को activity बोलते हैं. If you remember, हमने बोला था the number of nuclei undergoing decay per unit time is directly proportional to number of elements present at that instant of time. फिर आप constant of proportionality को लिखते हो minus lambda n, where this lambda is decay constant और disintegration constant. और ये जो है इसको बोलते हो एक्टिविटी. इसके दो तीन नाम है. इसको हम लोग बोलते हैं डीके रेट या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट या फिर एक्टिविटी. ये जो है ना dn by dt, इसको या तो डीके रेट बोलते हो या डिसइंटीग्रेशन रेट बोलते हो या फिर इसको एक्टिविटी बोलते हो. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया हुआ है एक्टिविटी. एक्टिविटी मतलब क्या है, फिर dn by dt है. और अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम 350 पर सेकेंड टू 175 पर सेकेंड. मतलब इनिशियल एक्टिविटी dn0 by dt, क्योंकि इनिशियल नंबर कितना था n0, तो इनिशियल एक्टिविटी कितना है 350 है पर सेकेंड. और एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम dn by dt ये कितना है 175 पर सेकेंड. कितने आवर में, 1 आवर में. 1 आवर मतलब 60 into 60 seconds, so 3600 seconds. And you are supposed to find out, determine the half lifetime of the species. Half lifetime find करना है आपको. You are supposed to find out what is t half. और you must remember कि t half का हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, याद है? 0.693 अपॉन लैम्डा. मतलब अगर मुझे डीके कांस्टेंट मिल जाता है तो फिर आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज टी हाफ. तो पहला हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डीके कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू फाइंड आउट डीके कांस्टेंट. अब डीके कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यू हैव dn0 by dt, यू हैव dn by dt. तो क्या करोगे, n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t यूज करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे. क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dn by dt आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमको पता है, dn0 by dt आ जाएगा राइट हैंड साइड पे जो हमको पता है, t भी हमको पता है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट. तो you can start from this n equal to n0 e raised to minus lambda t, differentiating on both sides with respect to t. और ये आपको मिल जाएगा dn by dt इक्वल टू d dt ऑफ n0 e raised to minus lambda t. u into v form. तो you will have to apply u into v form, है ना, dn0 by dt. And what about this, as it is? अगर आप उसको एज इट इज यूज करोगे तो फिर थोड़ा सा यू हैव टू थिंक, ये कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है? यस नो? यस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है. 1 आवर बोला है ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये एक्चुअली डेरिवेटिव के बाहर आना चाहिए था. तो यू कैन टेक दिस आउट फ्रॉम डेरिवेटिव एंड जस्ट टेक डेरिवेटिव ऑफ n0, क्योंकि लैम्डा तो वैसे भी कांस्टेंट और टाइम भी कांस्टेंट दिया है ना 1 आवर. क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कब है, आफ्टर 1 आवर. dn by dt कब पता है, 1 आवर के बाद. dn0 by dt इनिशियल था, तो टाइम कितना है 1 आवर. मतलब यहाँ पे ये t क्या है, कांस्टेंट है. तो देन dn by dt इज 175 और ये कितना है 350 है और e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू t, लेकिन t कितना है 3600 सेकेंड्स है. तो ये 1 और ये 2 था. तो देयरफॉर 1/2 इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा 3600. मतलब
1/2 इक्वल टू 1/e⁻3600 लैम्डा, मतलब e⁻3600 लैम्डा इज इक्वल टू 2। ई हटाना है तो क्या करोगे, लॉग लोगे, टेकिंग विच लॉग, नेचुरल लॉग, ln on both sides. So you can take natural log on both sides. Then you will have therefore 3600 lambda equal to natural log of 2. What is by definition t half? What is t half? 0.693 upon lambda. What is 0.693? Natural log of 2. तो अगर आप अच्छे से देखोगे इसको तो 3600 इक्वल टू ln बाई ln2 ऑफ ln2 बाई लैम्डा। लेकिन ये ln2 बाई लैम्डा है क्या, 0.693, तो ये क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम। तो दिस इज हाफ लाइफ टाइम इटसेल्फ, तो ये आपको मिल गया टी हाफ। तो टी हाफ कितना है, 3600 सेकेंड है। आंसर यही आना चाहिए, ये आंसर है 3600 सेकेंड्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। ओनली थिंग इज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो होगा सॉल्व। व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ? dN by dt is directly proportional to n, बस उतना पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 15.1, 15.11, not 1, 15.11. In an alpha decay, the daughter nucleus produced is itself unstable. If you remember, मैंने आपको बताया था कि most of the time एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जब डीके होता है तो जो न्यू एलिमेंट बनता है वो भी अनस्टेबल होता है। So in this question they have told you the daughter nucleus produced is itself unstable and undergoes further decay. If the number of parent and daughter nuclei at time t are np and nd respectively and their decay constants are lambda p and lambda d respectively, what condition needs to be satisfied in order for nd to remain constant? Number of daughter nuclei constant रहने के लिए क्या condition satisfy होने चाहिए? Extremely simple question है। Look, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे P stands for parent, D stands for daughter, NP is number of parent nuclei, number of parent nuclei, and ND is number of daughter nuclei. Then और क्या बोला है, लैम्डा पी इज डिके कांस्टेंट ऑफ पैरेंट, decay constant of parent, and lambda d is decay constant of daughter. और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जो हम लोग अभी कंडीशन डिराइव करने वाले हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू शुड हैव दिस बेसिक आइडिया वेरी क्लियर। सपोज इमेजिन ये पेरेंट न्यूक्लिया है, पेरेंट न्यूक्लिया विल बेसिकली डीके, दे विल डीके टू फॉर्म न्यू न्यूक्लिया, डॉटर न्यूक्लिया। इमेजिन दीज आर डॉटर न्यूक्लिया, ये डॉटर न्यूक्लिया है। देन डॉटर न्यूक्लिया भी अनस्टेबल है, तो डॉटर न्यूक्लिया भी अगर अनस्टेबल है तो डॉटर न्यूक्लिया भी डीके होगा। तो अगर डॉटर न्यूक्लिया डीके होगा, इफ डॉटर न्यूक्लिया इज डीकेइंग, तो उस केस में नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लिया विल बिकम व्हाट, बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, कम होगा। क्यों कम होगा, व्हाई, बिकॉज डॉटर न्यूक्लिया इटसेल्फ इज अनस्टेबल। क्योंकि डॉटर न्यूक्लिया खुद अनस्टेबल होने की वजह से व्हाट विल हैपन इज, ये जो डॉटर न्यूक्लिया बना है, इस डॉटर न्यूक्लिया में से भी कुछ न्यूक्लिया पर यूनिट टाइम पर सेकेंड क्या होने वाले हैं, डीके होने वाले हैं। तो इवन सम ऑफ दिस विल बेसिकली डीके टू फॉर्म न्यू। इसका मतलब डॉटर न्यूक्लिया का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे का। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लिया सेम रहना चाहिए। तो अभी इमेजिन, सपोज हमारे पास 100 पेरेंट न्यूक्लिया है, एक सेकंड में 10 डीके हो गए,
कितने डीके हो गए? 10। तो डॉटर न्यूक्लियाई 1 सेकंड में कितने बने? 10, राइट। और 10 डॉटर में से 2 वापस डीके हो गए पर सेकेंड, मतलब बोल लो ग्रैंड डॉटर बोल दो उसको, ग्रैंड डॉटर, राइट। तो ग्रैंड डॉटर कितने बनेगा? लेकिन हमको क्या बोला है? डॉटर न्यूक्लियस शुड रिमेन सेम, तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट है उसका एक्टिविटी और जो डॉटर है उसका एक्टिविटी सेम होना चाहिए। हर सेकंड में जितनी एक्टिविटी मतलब जितना डीके हो रहा है किसका? डॉटर का उतना ही पेरेंट का। रिमेंबर अगेन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है। लेट अस टेक इट इन रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन, सपोज आपको हर महीने का 15,000 रुपये खर्चा है, सपोज, और आपको आपका वेल्थ कम नहीं करना, लेकिन 15,000 तो तुम स्पेंड कर रहे हो ना, तो तुम क्या करोगे? 15,000 का इनकम सोर्स जनरेट कर लोगे। तो व्हाट इज योर वेल्थ कांस्टेंट? तो दैट इज अ क्वेश्चन। नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस सेम रहना है, तो डॉटर बना किससे? पेरेंट से। डॉटर भी डीके हो रहा है तो कम हो रहा है, होने देना है क्या? नहीं। तो फिर जितना डॉटर डीके हो रहा है हर सेकेंड में, उतना ही पेरेंट भी डीके होना चाहिए हर सेकेंड में। सिंपल। सो फॉर नंबर ऑफ डॉटर टू रिमेन सेम, एक्टिविटी शुड बी सेम। फॉर नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, for number of daughter nuclei to remain constant, activity of daughter must be equal to activity of parent. जितना डॉटर डीके हुआ उतना ही पेरेंट डीके होकर वापस डॉटर बन गया, राइट। व्हाट इज एक्टिविटी? dn by dt of daughter. What is the activity of parent? dn dt of parent। लेकिन dn dt क्या था? माइनस लैम्डा n नंबर ऑफ डॉटर, और ये भी डॉटर आएगा ना? यस। तो ये क्या था? माइनस लैम्डा p नंबर ऑफ पेरेंट। माइनस माइनस कैंसल। So therefore you have lambda d nd equal to lambda p np. So this is the condition for which number of daughter nuclei remains constant. और इस पे क्वेश्चंस आते हैं सीईटी जेईई नीट में भी। So they will ask you, they may ask you find the number of daughter nuclei, they may ask you find the number of parent nuclei given that the activity is same. तो फाइंड कर सकते हो इससे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सट्रीमली सिंपल लेवल था ये क्वेश्चन का, देयर इज नथिंग इन दिस। अभी 15.12 और 15.13 ये हम लोग बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन देखना बाकी है। आई थिंक इज डीके क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, वी विल टेक इट लेटर, दिस विल बी टेकन लेटर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल given its mass to be 4.00151 U। हमको बोला है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, और गिवन में आपको सिर्फ बोला है अल्फा पार्टिकल का मास। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.00151 एटॉमिक मास यूनिट। अब जब आपको सिर्फ अल्फा पार्टिकल का मास दिया है, मतलब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि अभी आपको मास ऑफ प्रोटॉन याद है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, 1.66 वो किलोग्राम होता है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू नो व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो, 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी, एंड अभी क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो कि अल्फा पार्टिकल का Z नंबर 2 है और न्यूट्रॉन नंबर भी 2 है। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो याद होगा बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर जूल। और अगर मास डिफेक्ट ये एएमयू में लिखते हो तो सी स्क्वायर जूल के यहाँ पे 931.5 MeV लिखोगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू
पहली बात तो समझ लो आप, डेल्टा एन मास डिफेक्ट है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस ऑब्जर्व्ड मास, मेजर्ड मास, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन कौन, तो ZMP प्लस NMN माइनस M अल्फा, वो तो दिया ही है हमको, दिया है ना, इंटू 931.5, सीधा सीधा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे हम लोग। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर। तो ये MeV में है। अब इस फॉर्मूला में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू Z मतलब 2, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007825 plus number of neutrons is 2, 1.00866 minus mass of alpha particle 4.00151 into 931.5 million electron volt. So as I told you yesterday also last session, मतलब कि इसमें मैक्सिमम पार्ट है ऑफ कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेट नहीं करने हैं, जहां जहां पे बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज पूछा होगा तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, तो कर लेते कैलकुलेशन, नॉट अ बिग डील। तो 2 into 1.007825 plus 2 into 1.00866 minus 4.00151 into 931.5, 29.30, तो ये आ जाएगा 29.30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए आइडियली। यस, 28.28 दिया है, लेकिन हमने ज्यादा एक्यूरेटली किया है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द लेफ्ट ओवर क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक पार्ट। ये रह गया था तो फिर अभी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। It is in fact sometimes good कि कुछ क्वेश्चन रह जाए, so that I can also see how many formulas do you remember. An electron in hydrogen atom stays in second orbit for 10⁻⁻8 second. Electron in hydrogen atom stays, क्योंकि वो उसका ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो उसका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेज देयर फॉर फ्यू नैनो सेकेंड्स, तो यहाँ पे नैनो सेकेंड्स कितना है, 10 नैनो सेकेंड्स है, 10 × 10⁻⁹ तो 10⁻⁸ मतलब, तो उसका लाइफ टाइम उस ऑर्बिट में बहुत कम है, इट विल कम डाउन इमीडिएटली। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम, तो जितने भी टाइम तक 10⁻⁸ सेकंड तक वो सेकंड ऑर्बिट में था, तो उतने टाइम में उसने कितने रिवोल्यूशंस परफॉर्म कर लिए, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉर्मली इन इट्स ग्राउंड स्टेट, but if you supply energy it will take up that energy and go into excited state, but lifetime of electron in the excited state is very small, बता दिया कितना है, 10⁻⁸। तो टोटल लाइफ टाइम बताया है आपको उसका 10⁻⁸ सेकेंड। तो इतने टाइम में, जितने भी टाइम में वो सेकेंड ऑर्बिट में था, उतने टाइम में कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गया, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। They are asking you to find out what is number of revolutions performed by electron when it was in its first excited state. So first of all, अभी फॉर्मूला आई एक्सपेक्ट कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगी और याद होने नहीं भी चाहिए, क्योंकि समवेयर यू हैव टू डिराइव इट अगेन। डजंट मैटर, आप कर लोगे डिराइव, लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सपोज किसी एक पार्टिकल को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 1 सेकेंड लगता है, इमेजिन 1 सेकेंड, और वो उस ऑर्बिट में 10 सेकेंड के लिए था, तो कितने चक्कर कंप्लीट हो गए, 20 सेकेंड के लिए था। तो व्हाट यू आर डूइंग इज 10 × 1, 20 × 1, 30 × 1, वेयर 20, 30 ये क्या है, ये टोटल टाइम है। तो रिमेंबर हाउ यू आर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, हाउ यू आर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, बताओ मेरे को, बहुत सिंपल सिंपल सा टाइम पीरियड। ओके ठीक है, फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड लगते हैं, कितने सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट हुए,
तो डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू श्योर? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज टोटल टाइम बाय टाइम पीरियड। और ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यू शुड नो, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, आप टाइम इनटू टाइम कर रहे थे, आप सेकंड स्क्वायर बना रहे थे। नंबर का डायमेंशन t⁻2 होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। नंबर इज अ नंबर। अगर आप बोल रहे हो कि 10 × 1 20 × 1, मतलब आप मुझे बता रहे हो t स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर 2 सेकंड टाइम पीरियड है और टोटल टाइम 20 सेकंड है तो 20/2, मतलब कितने चक्कर लग गए? 10 बराबर। 30 सेकंड टोटल टाइम है तो 15 राउंड, तो टोटल टाइम बाय टाइम पीरियड। ये इक्वेशन यूज करना है। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कि टाइम पीरियड का इक्वेशन मिलेगा कहां से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसलिए मैंने पहले पूछा आपको रेडियस और स्पीड का इक्वेशन याद है क्या? एक राउंड में 2πr डिस्टेंस होता है और स्पीड होता है। तो अगर आपको आर और वी का इक्वेशन ही याद नहीं है तो फिर कैसे इसको बनाओगे? तो फिर अभी आपके लिए असाइनमेंट है, आप आर का इक्वेशन याद करो और आप वी का इक्वेशन याद करो। आपको कम से कम प्रोपोर्शनलिटीज तो याद होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड रिमेंबर कि आर एन was proportional to n square and in v was inversely proportional to n। तो कम से कम इतना याद होगा तो ही इक्वेशन बनेगा। तो दैट विल बी लेफ्ट एज एन असाइनमेंट फॉर यू। r और v का इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद टाइम पीरियड का इक्वेशन बनता है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो राइट डाउन दैट इक्वेशन। 4ε0 स्क्वायर h³ अपॉन πme⁴। तो डिराइव करना इज नॉट अ बिग डील। चाहे तो 2 में डिराइव भी हो सकता है ये, बट वी विल नॉट स्पेंड टाइम इन डूइंग ऑल दिस। जिनको लगता है नहीं नहीं करना ही चाहिए, तो मैं तुमको बताता हूँ क्या करना चाहिए। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट याद है क्या तुमको? तो याद तो होना चाहिए ना। mv²/r = 1/4πε0e² z² नहीं आता है, r² आता है। z ऊपर होता है, z² नहीं होता है, z होता है, क्योंकि न्यूक्लियस Ze है और इलेक्ट्रॉन E है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए mvr = nh/2π। तो यहाँ से v = nh/2π 1/mr। फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तुम पूरे का पूरा, और यहाँ से एक आर माइनस कर दोगे, मतलब डिलीट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। एक आर डिलीट कर दिया और इस m को वहां लेके चले गए। राइट? ऐसा किया था क्या? ऐसा ही किया था। फिर ये v² और ये v² इक्वेट करोगे, बराबर। दोनों को इक्वेट करके r मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? r मिलेगा। और फिर यहां से v = nh/2π 1/mr में वो r का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे। इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वेट करके r का फॉर्मूला बनाओगे, और वो r का फॉर्मूला यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो v मिल जाएगा। और ये r और ये v टाइम पीरियड के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और तब जाके टाइम पीरियड का इक्वेशन बनता है। दैट इज द आइडिया। तो थिंग्स आर वेरी इजी प्रोवाइडेड इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला। तो मैं अभी नहीं करके देने वाला, बिकॉज नॉट एवरीथिंग आई शुड बी डूइंग। तो t अपॉन कैपिटल T मतलब 4ε0 स्क्वायर h³ n³ और ये ऊपर गया πme⁴। हो गया फॉर्मूला रेडी, डन, इजी। या तो पहले सीधा टाइम पीरियड फाइंड कर लो, वो भी चलेगा। टाइम पीरियड फाइंड कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्स्ट फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड देन पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल T इन n। व्हाट इज स्मॉल t? 10⁻⁻8। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिवॉल्व कौन हो रहा है? हाँ, तो कितना है? 9.1 × 10⁻31 into 10⁻31. What is the value of E? 1.6 into 10⁻19⁴. 4. What is ε0 into 10⁻11 की 12?
12, फिर 11 किस में आता है? व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? वैल्यू 6 पॉइंट into 10 raised to माइनस, चेक करो, -11 एक जगह पे आता है, कहाँ था तुम चेक करो। h क्यूब, व्हाट इज h क्यूब? 6.63 into 10 raised to -34 का क्यूब। व्हाट इज n? सेकेंड ऑर्बिट है, वेरी गुड, तो 2 का क्यूब। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, दिख रहे हैं, एक्सट्रीमली सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, पावर 3, पावर 2, पावर 4। तो अगेन ये सारे सिंपल कैलकुलेशन आप लोग को करने हैं। आई विल नॉट हेल्प यू आउट विद दिस नाउ, so you are supposed to learn, क्योंकि you have to do this with the help of log antilogs और रेसिप्रोकल्स। तो सब कैलकुलेशन करने के बाद मैंने करके रखा है, वो आता है 2.56 into 10 raised to 7। तो 2.56 into 10 raised to 7 नंबर है वो, मतलब 10 raised to -8 सेकेंड के टाइम में भी, 10 raised to -8 सेकेंड के टाइम में उसने 10 raised to 7 रिवोल्यूशंस परफॉर्म कर लिए। 10 raised to 7 10 मिलियन होता है, 1 करोड़ रिवोल्यूशन है वो, 1 करोड़। 10 raised to -8 सेकेंड में 0.0000 ऐसे 7 0 फिर 1, उतने छोटे टाइम में 1 करोड़ रिवोल्यूशंस डन। अगला क्वेश्चन, तो रिमेंबर कैलकुलेशंस यू शुड डू। मैं आपको रफ बता सकता हूँ, ये 10 raised to -8 है, ये -31 है, मतलब -39 हो गया। -19 फोर का कितना होता है? 76, -76 और -39, -76 में -40 कर लो, कितना होता है? 70 और 40 110, तो -115 हो गया। 10 raised to -115 है, 10 raised to -115 है। और ये 12 स्क्वायर 24, 34 into 3, 34 into 3 102 और 24 126, 126 कितना? 10 raised to -126, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? प्लस होगा। तो 10 raised to 11 तो यहीं पे आ रहा है, बाकी के जो नंबर्स है वो सब एडजस्ट करने के बाद समझ में आ जाएगा। 10 raised to 7, 10 raised to 8 आता है, तो बराबर है 10 raised to 7, तो करेक्ट है, कैलकुलेशंस आर नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, determine the binding energy per nucleon of the americium। americium नाम सुना ये? नहीं सुना? ये पीरियोडिक टेबल में ही है आपके, americium। इट इज नॉट americium, it is americium। so determine the binding energy per nucleon of americium isotope am 24495, given the mass of americium कितना दिया है? 244.06428 atomic mass unit। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, यहाँ नोटेशन से ही आपको मिल जाएगा व्हाट इज ए वैल्यू एंड व्हाट इज जेड वैल्यू। व्हाट इज ए वैल्यू? 244 मास नंबर, मतलब व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 95। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करते आना चाहिए। 244 माइनस 95, 244 माइनस 100 कितना होता है? 144। हमको माइनस कितना करना था? हमने कितना कर लिया? 100, तो एक्स्ट्रा 5, 149। तो 149 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और मास ऑफ एमेरिशियम इज इक्वल टू 244.06428 एटॉमिक मास यूनिट। आपको क्या फाइंड करना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन को रिमूव करने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, BE/A। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, सिर्फ उसको डिवाइड बाय क्या करना है? A करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी बाय A, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा MC स्क्वायर, लेकिन डेल्टा M क्या है? ZMP प्लस NMN
माइनस किसका मास, एमेरिशियम का मास। सी स्क्वायर में लिखूंगा नहीं, फॉर वेरी सिंपल रीजन, मैं इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा MeV में। बराबर, फॉर्मूला कंप्लीटली रेडी। इसका मतलब आपको MP और MN की वैल्यूज देनी चाहिए, एंड एज आई टोल्ड यू कि देंगी नहीं, क्योंकि दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अब इस लेवल पे हो कि आपको ये वैल्यूज याद है और याद होने चाहिए। 1.007825 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 AMU। तो नाउ अगेन जस्ट पुट वैल्यूज and do all the required calculations. Z की वैल्यू कितनी है, 95 into 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं 149 into 1.00866 बराबर, माइनस व्हाट इज मास ऑफ एमेरिशियम 244.06428 244.06428 ये आ गया आपका ऊपर का पूरा, और मल्टीप्लाइड बाय 931.5 ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है A, व्हाट इज A 244। तो अगेन ओनली कैलकुलेशंस, तो वो तो हम लोग कैलकुलेटर पे करने वाले। ओके अगर मैं ये पूरे कैलकुलेटर के बिना करने गया तो पूरा साल कम पड़ेगा सिलेबस खत्म करने में। Z कितना था 95 into 1.00785 plus 149 into 866 minus 244.0648 बराबर, ये हो गया। हाँ नहीं ये बराबर है, दिस इज राइट। डिवाइडेड बाय 244 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 931.5 डिवाइडेड बाय 244 7.51, ठीक है, क्योंकि कल हमने परसों देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने बताया भी था ये 7.5 के आसपास आ सकता है, तो आता है। सबसे ज्यादा किसका है, आयन का है, कितना होता है 8.75, इनका कितना है 7.51। हमारा कैलकुलेशन 7.51 दे रहा है और 7.3 आपको दिया है एग्जैक्ट 7.32, ठीक है 7.518 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, सिंपल रीजन, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे 5 तक लिखा है आखिरी में, दे डोंट राइट दिस, हमने ये 6 लिखा है, दे डोंट इवन राइट दिस, समटाइम्स दे डोंट इवन राइट लास्ट 2 नंबर्स, तो डेफिनेटली फिर हमारा कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट है, तो दिस इज मच मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड है, फिजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन हमारा वो बाकी है तो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग न्यूक्लियर डीके। अभी डीके का तो हमारा हुआ है, तो फिर हम लोग डीके का देख लेंगे। फ्यूजन फिजन रिएक्शन के क्वेश्चंस हम लोग पेंडिंग रखने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग, वो इजी है, कंप्लीट करना है आपको। डिस्क्राइबिंग ये 226 RA मतलब रेडियम 86, इसने क्या इमिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बस बस खत्म, फिर 4 कम हो जाएगा मतलब 222 और 2 कम होगा मतलब 84। तो कौन सा एलिमेंट होता है 222 एंड दिस 84, हाँ कौन सा एलिमेंट होता है। जैसे एमेरिशियम आपने लिखा ना, वैसे और एक है EM, अभी इसका नाम क्या है मेरे को याद नहीं, हाँ इमेनेशन ऐसा कुछ तो बोला है उन्होंने, ठीक है। और ये रेडियम है कि रेडॉन है, हाँ ये रेडियम है कि रेडॉन है, तो चेक कर लो। और वेल बाय द वे यू शुड नो कि ठीक है, अगर तुमको ये नहीं भी पता ना,
कम से कम तुमको पता है कि अल्फा पार्टिकल में कितना मास नंबर और कितना प्रोटॉन नंबर कम होने वाला है, तो ऐसा वाई लिख देना है यहाँ पे, तो यू कैन गेट सम मार्क्स आउट ऑफ इट। क्योंकि आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुमको याद रहेगा, नहीं याद रहता है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल कहाँ याद रहता है हमको, नहीं याद रहता है, तो ठीक है। और वैसे ऐसा पूछते भी नहीं है नॉर्मली। वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आएगा यहाँ पे 9, और ये क्या आएगा 19, बराबर। तो फिर कौन सा एलिमेंट है, हाँ, ऑक्सीजन के बाद पीरियोडिक टेबल में कौन आता है, फ्लोरीन। ये तो आना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, फ्लोरीन इधर ही भर देना चाहिए था, एनीवेज डोंट मैटर। सी, थोरियम, थोरियम, थोरियम 228 90, इसने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 224 और ये 88, 86 कैसे 88। अब इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये भी आर ए है, आर ए, आर ए वर्ड अभी अभी देखा था क्या 224 था, क्या आर ए, हाँ वही है, ओ वही है, सेम है, आइसोटोप है, आइसोटोप। यहाँ जो तुमने लिखा ना, इसका एक आइसोटोप बनता है वो, तो सॉरी पीरियोडिक टेबल मुझे नहीं याद रहता, तो आई कैन जस्ट से हो ओके, तुम चेक कर लेना है क्या है। टू बी ऑनेस्ट पीरियोडिक टेबल मुझे याद नहीं रहता, ये तो बहुत इजी है, सो सिंपल। क्या गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन गया, बराबर, गलत बोल रहे हो ना, पॉजिट्रॉन गया, पॉजिट्रॉन गया, डन। और पॉजिट्रॉन गया तो पॉजिट्रॉन के साथ और एक चीज जाती है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जाता है एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ क्या जाता है न्यूट्रिनो, तो साथ में क्या गया न्यूट्रिनो गया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट, डन, डीके, सिंपल क्वेश्चन। तो इन डीके नंबर 3, since डीके नंबर 3 नहीं, डीके नंबर 2 बी, दे हैव शोन इलेक्ट्रॉन डीके, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है यहाँ पे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the energy released in the following reactions given the masses to be, सबके मास दे दिया आपको, रेडॉन का मास दे दिया, रेडॉन 22388 का मास दिया है 223.01825 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 20982, व्हाट इज दिस पीबी, लेड है कि एंटी मनी है, एसबी इज एंटी मनी, दिस इज लेड, तो 208.9811 AMU होना चाहिए वो, कार्बन 14 भी दिया हुआ है आपको, सारे मासेस दिए हैं इन शॉर्ट, तो आई विल नॉट रीड आउट, दिख रहा है सारे मासेस दिए हैं। इग्नोर न्यूट्रिनो एनर्जी, तो न्यूट्रिनो इमिट होगा भी, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा भी, तो उसको इग्नोर करो, क्या फाइंड करो एनर्जी रिलीज्ड। आई विल सॉल्व ओनली वन ऑफ दिस, बाकी यू विल सॉल्व, तो वी विल गो विथ लेट अस से फर्स्ट वन। पहला रिएक्शन क्या है, पहला डीके क्या है आर ए 223 और 88, ये रिएक्शन है, डीके है, डीके, डीके हो गया, पीबी कितना था 20982, 20982 प्लस कार्बन 14 और साथ में क्या है 6 है। तो एनर्जी रिलीज कैसे फाइंड करते हो, तो क्यू वैल्यू आता है, क्यू वैल्यू, हाँ, तो व्हाट इज क्यू वैल्यू, व्हाट इज क्यू वैल्यू, energy equivalent to the difference of mass of parent and the products, मतलब MRA minus MPB plus MC, mass of carbon 14, mass of carbon 14 into C square joule, C square joule नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे 931.5 million electron volt, so this is equal to RA 22388,
R8 है कितना है 223.0185 223.0185 minus what is MPB PB 208.9811 208.9811 plus carbon 14.00324 14.00324 into 931.5 MeV. This is equal to कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा अभी इक्वल टू, तो क्या कर सकते हैं आप बताओ 223 आइए तो ठीक है सिर्फ इसको ऐड कर लो 208 पॉइंट बताओ 9811 प्लस 14.00324 222.98434 याद रखो नंबर, क्या नंबर था 222 अरे बता दो 222.9834 की 24 98 98 98 98 98434 98434 434 अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो सब्ट्रैक्ट 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 करो सब्ट्रैक्ट बताओ कितना माइनस करना है 223.0185 223.0185 0.03416 इंटू कितना 931.82 तो ये आ गया आंसर 31.82 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर आना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड, एग्जैक्ट आंसर है हमारा 31.82004 डन। तो जो बाकी के दो है, बाकी के दो क्या है असाइनमेंट है। तो जो बाकी के दो है ये है होमवर्क, होम असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इम्पोर्टेंट भी है और आप ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो सीईटी जेईई नीट में, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute। तो ये याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो भी डीके रेट मिलेगा उसको आप इनिशियल क्वांटिटी मान सकते हो n0। तो आपको याद रखना एक्टिविटी क्या था dn/dt, तो dn0/dt मतलब क्या है इनिशियल एक्टिविटी। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को इनिशियल क्यों मानते हैं, क्योंकि सपोज मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आज से 10 लाख साल पहले बना था, तो हम लोग 10 लाख साल बैक इन टाइम जाकर देख नहीं सकते ना कि अभी एक्टिविटी कितना है जब वो बना था। तो क्या करते हो फिर, अगेन रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमको इनिशियल एक्टिविटी अगर पता करना है, इनिशियल मतलब जब वो बना था, तो नहीं कर सकते पता, तो हम क्या करते हैं, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट करने वाला जो सोर्स आज प्रेजेंट है, उसकी आज की जो एक्टिविटी होगी, मतलब उसका जो रेट ऑफ डिके होगा, उसको तुम क्या मान लोगे इनिशियल। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी एक्टिविटी को क्या मानोगे इनिशियल। A sample of carbon obtained from very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegration per gram per minute। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में से 15.3 ग्राम्स पर मिनट डिके था और यहाँ पे 12.3 है, बराबर। और ये सैंपल जो है ये वेरी ओल्ड है, तो dn/dt है कि dn0/dt है, dn0/dt इनिशियल होता है, इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, तो ये dn/dt है कि dn0/dt है। डी आपको ना इक्वेशन का मतलब ही नहीं समझा है, आप जो इक्वेशन लिखते हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी फंडामेंटल लेवल ऑफ साइंस। यू सी ये n किस पे डिपेंड कर रहा है,
टाइम पे। तो ये n क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि विथ टाइम नंबर डिक्रीज होगा। उन्होंने बोला वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। तो वेरी ओल्ड का आज डिसइंटीग्रेशन रेट कितना है, 12.3। तो फिर आपको क्या बताया है, dn/dt मतलब करंट एक्टिविटी बताई है, जो एक्टिविटी आज है वो बताई है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी क्या है, वो इनिशियल एक्टिविटी है। आपको कंफ्यूज करने का पूरा पूरा कोशिश है यहाँ पे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप बोलोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो तो आज जिंदा है ना, तो उसका करंट एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो क्या है, करंट है। करंट नहीं है वो इनिशियल है। करंट तो जो तुम्हारे पास सैंपल है जो हजारों साल पुराना होगा, चारकोल, वेरी ओल्ड चारकोल, तो उसका आज का एक्टिविटी क्या है, वो करंट एक्टिविटी, मतलब वो क्या है, dn/dt है। Determine the age of the old sample given the decay constant of carbon to be 3.839 into 10 raised to -12 per second. इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं by the way. You know by carbon dating you can find out what is the age. हाँ, अब सबसे पहले गिवन डेटा को तुम आइडेंटिफाई करना सीख लो। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, एक dn/dt है, ये इनिशियल एक्टिविटी है, और एक dn/dt है, ये करंट एक्टिविटी है। और क्योंकि एक्टिविटी एक्टिविटी बोल रहा हूं तो मैं एक्टिविटी A0 से नोट कर दूंगा और इसको बोल दूंगा A। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक्टिविटी करंट है कि इनिशियल है, करंट है कि इनिशियल है, इनिशियल है। वो कितना दिया था, 15.3 डीके पर ग्राम पर मिनट। बच गए हम लोग, क्योंकि पर ग्राम पर मिनट कन्वर्ट करते करते, लेकिन दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का यूनिट सेम होने की वजह से हम लोग बच गए। क्यों बच गए पता है, हम डिवाइड कर देंगे तो यूनिट क्या होगा, कैंसल्ड आउट होगा। ओके, तो डीके पर ग्राम पर मिनट में लिख नहीं रहा हूं, बिकॉज आई विल जस्ट टेक द रेशियो एंड कैंसल आउट द यूनिट्स ऑफ इट। देन और क्या बोला है, क्या दिया है, और क्या दिया है, डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट। तो डीके कांस्टेंट मतलब क्या होता है, लैम्डा, कितना 3.839 into 10 raised to -12 per second मतलब 1 second. They are asking you what is the age of this old sample. So first of all you should remember basic formula तो याद होना चाहिए आपको। एक तो dn/dt याद होना चाहिए, या तो n याद होना चाहिए। n इक्वल टू e raised to -λt, सही है, गुड। तो एक काम करते हैं ना, इधर ही डेरिवेटिव ले लेते हैं, dn/dt इक्वल टू dn0/dt e रेज टू -λ। आपको क्या पूछा था, एज पूछा है, मतलब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। एज पूछा है ना, एज किसका, एज चारकोल का एज। तो क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब इसको तुमने क्या बोल के रखा है, A0 नहीं, A0 ये है, बराबर e रेज टू -λt। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 1/e रेज टू -λt इक्वल टू A0/A। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो A0/A इक्वल टू e रेज टू λt। A0 की वैल्यू कितनी है, 15.3, A की वैल्यू कितनी है, 12.3, और e रेज टू λt, t पूछा है, लैम्बडा कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.839 into 10 raised to -12, 839 into 10 raised to -12, और साथ में क्या है t, 153/123 मतलब 15.3/12.3, जो भी आएगा वैल्यू कर लेते हैं सॉल्व। 15.3 डिवाइडेड बाय 12.3, 1.243, तो 1.243 इक्वल टू e रेज टू 839 into 10 raised to -12t। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सपेंशन हटाना है तो क्या लोगे, लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1.243 इक्वल टू 3.839 into 10 raised to -12t। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग हमको डायरेक्टली कैलकुलेटर में मिल जाएगा, तो आई विल जस्ट डू इट। और याद रखना, आप जब कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में तो लॉग टू द बेस 10 नहीं, कौन सा, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग कहीं तो होगा मेंशन, डेरा नेचुरल लॉग,
ये आ गया नेचुरल लॉग 0.218, 0.2182, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2182, 0.2182 इक्वल टू 3.839 10⁻12 t। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। एक काम करना, ये 10⁻12 यहाँ आएगा, वहां से ऊपर जाएगा, +12 हो जाएगा 2182, और ये 3.839 शिफ्ट हो जाएगा इंटू 10⁻12। रिमेंबर ये सब सेकेंड्स में है, किस में है, इसका रेशियो ले लो 3.839, हमारे पास नंबर ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 3.839 कितना आ गया 0.056, 0.056 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में है। अगर ईयर में फाइंड करना है, ईयर में फाइंड करना तो कैसे करोगे, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये नंबर काम का है हमारे, तो याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, दिस इज फॉर द फाइनल टाइम, इसके बाद खुद को पता होना चाहिए। 1 ईयर इज 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ऑफ अ ईयर। तो इसको डिवाइड कर लो पहले, ये नंबर फाइंड करके रखेंगे। और वेल बाय द वे डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, हमारे पास नंबर क्या है 0.056 इंटू 10⁻12, 0.056 इंटू 10⁻12, याद रखो ये याद रखना, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड 1 सेकेंड इन ईयर कितना था, 1 डिवाइडेड बाय क्या 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 कितना 3153600। इसका क्या चाहिए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल चाहिए ना आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगी नहीं, इज दिस इन डिनोमिनेटर, यस। तो रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करोगे, रेज टू -1, क्या करेंगे इसका, रेज टू -1 करेंगे, क्या करेंगे इसको, रेज टू -1। तो क्या नंबर था, वो नंबर क्या आया था 31, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो जो भी नंबर आया इसका क्या करूंगा मैं, पावर रेज टू -1 करूंगा, तो रेज टू में इसका -1 कर लेता हूँ, रेज टू -1, ओके, तो रेज टू -1 ले नहीं रहा है ये। तो एनीवेज, तो कैलकुलेशंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको t इक्वल टू, टाइम कितना था 0.056 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये अगर आप करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो, ईयर में कन्वर्ट करते हो, करके देखना, ये आता है फाइनल आंसर इसका 1802 ईयर, 1802 साल, 1802 वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा, ये जो 3 डेसिमल है पॉइंट, इसको हटा दे तो कितना हो गया 10⁻9, और नीचे तो वैसे भी 10⁻6-7 आ ही रहा है ना, तो कितना आएगा आंसर आपका 1802 ईयर। मतलब जो चारकोल का सैंपल था वो 1802 साल पुराना था। ओके डन, सो दैट्स इट फॉर टुडे।